हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। इसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर 1 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12th फिजिक्स का चैप्टर 1। ठीक है, सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है चेक दैट द रेशियो ke² अपॉन g इज डायमेंशनलेस। हमको बोला है कि चेक करो कि क्या ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आओ भाई हम चेक करते हैं क्या ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ध्यान से देखना, डायमेंशनलेस चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, डायमेंशन पता होनी चाहिए। चलो भाई x क्वांटिटी मान लेता हूं मैं लिखता हूं ऊपर ke² और डिवाइडेड बाय मैं लिख देता हूं g और mp। ध्यान देना, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, यदि मैं दोनों तरफ ही r² से डिवाइड कर दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? सर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। टेंशन बिल्कुल मत लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्यों? r² से मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया है। यदि मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, ध्यान से देखना, ke² अपॉन r² डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लगा देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे r² अपॉन gmp। r² से r² मल्टीप्लिकेशन वही आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी ध्यान देना, मैंने r² से क्यों मल्टीप्लाई किया। मैं कहता हूं Me और Mp जो अपने पास दो चार्ज है, मतलब एक मान लेता हूं Me मतलब इलेक्ट्रॉन और एक हो गया अपने पास प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहां पे रखे हुए हैं। दोनों के बीच के जो, यदि हम मैग्नेटिक फोर्स की सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो दोनों का चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, किसके सेम है? यदि अपन ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो। यदि मैं कह रहा हूं भैया यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना हो तभी डिस्टेंस r लेंगे, और यदि अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है तब भी डिस्टेंस r लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने r से डिवाइड कर दिया। अभी ध्यान दो, x इज इक्वल टू ये क्या है भैया, k q1 q2 अपॉन r²। ये तो फोर्स का फार्मूला था, तो मैंने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है डिवाइडेड बाय, ध्यान देखना, gmp अपॉन r²। gm1 m2 अपॉन r², किसका फार्मूला था? ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला था, तो हमने लिखा fg ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? आप बोलेंगे सर ये होगा हमारे पास mlt-2। आप नीचे इसका भी क्या बोलेंगे सर? ये हो जाएगा अपने पास mlt-2। अब क्योंकि mlt-2 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात? जी नहीं सर, इजी सा कांसेप्ट। ठीक है, कई बुक्स में हो सकता है कि आपको बोला जाए वैल्यू याद रखो, और यदि आपको पता है कि किसके फार्मूले फोर्स के, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कैलकुलेशन, क्योंकि क्वेश्चन में और भी पूछा है। पहला आपसे बोला था क्या ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो आप बोलेंगे हां, ke² अपॉन gmp एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। हां, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, आपको ये बोलना ही होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व किया ये आपने ध्यान से देखिए। आगे बोला लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई? आपको बोला है फिजिकल कांस्टेंट देखो और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। आओ भाई अपन इसकी क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हमको चाहिए, हम कुछ वैल्यू, हमको कुछ चाहिए, हमें क्या वैल्यू, जैसे k क्या होता है, 9 × 10⁹ ठीक है। e² क्या हमारे पास, e हमारे पास चार्ज, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होती है ये होती है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19। अब दो बार इसलिए हम इसको दो बार लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। अब अपॉन में क्या लिखते हैं भैया, g क्या अपने पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल होता है 1.67 × 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होना चाहिए 9.11 × 10⁻31 केजी होता है, और प्रोटॉन का मास कितना होता है भैया 1.672 × 10⁻ कितनी होती है बेटा -27। आपको याद रखना है, वहां पे बोला गया है टेबल, लेकिन तुम्हें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन याद होना चाहिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें क्या k की वैल्यू 9 × 10⁻9 ये भी याद होना चाहिए। टेबल नहीं देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं भैया, ऊपर लिखते हैं 9 × 16 × 16। अब इसको क्यों लिखा सर 16 × 16? पॉइंट के बाद एक नंबर था, मैं 10⁻2 कर देता हूं क्योंकि पॉइंट दो नंबर से हटाए, यहां पर भी और यहां पर भी। इनटू 19 और 19 कितना हो जाएगा भाई 10⁻38, और इनटू में क्या आ गया 10⁻9 डिवाइड बाय में क्या है हमारे पास ये 667 इनटू 911 इनटू में 1672। ठीक है, अपन ने सारे पॉइंट हटा दिए, पॉइंट के बाद दो नंबर तीन नंबर, 2 2 4 3 7, तो 10 की पावर हम क्या कर दें -7, 10 की पावर -11 पहले से है। ठीक है, और अपने पास है 10 की पावर -31, और हमारे पास है इनटू में 10 की पावर
27। ठीक है, चलिए अभी ध्यान दीजिएगा, इसे हमको करना है सॉल्व। इसे क्या करना है सॉल्व। अब ध्यान दो, यदि मैं इसको डिवीजन करने अभी बैठूं पूरे लेक्चर में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो चलिए हम इसके लिए कैलकुलेटर का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, हम किसका यूज करेंगे बेटा, कैलकुलेटर का, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है क्या, नहीं, आपके एग्जाम में इसके आने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट पे आप लगाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए तो अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं बढ़िया तरीके से। कैलकुलेटर सर्च करना होगा मुझे, CAL होती है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, चलो अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, चाहे तो आप भी डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 9 into 16 into 16 इक्वल का साइन लगाया, डिवाइड बाय क्या करना है हमें 667 इक्वल किया, फिर डिवाइड किससे करते हैं अपन 911 से, फिर इक्वल किया, फिर डिवाइड किससे करते हैं अपन 167 और 2 से। हमारा जो आंसर आ रहा है वो है बेटा हमारे पास, जो यहां पर देख पा रहा हूं उसको लिखता हूं मैं 0.12345 12345226779। अब इनटू में 10 की पावर कितनी होगी, हिसाब लगाते हैं अपन। 38 और 2 और जोड़ दीजिए तो -40 हो जाएगा। 9 प्लस का 9 इससे 10 की पावर कितनी हो जाएगी -31। तो 10 की पावर जो -31 हो जाएगी वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे जो हमारे पास बच रहा था वो था 10 की पावर -11 7 और 27 में 7 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई 34 हो जाएगा। 34 में 11 और प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -34 है ना हमारे पास, तो ये हो जाएगा माइनस का 45। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात, बिल्कुल इजी से कॉन्सेप्ट था, बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, पावर पॉइंट हटाते हैं अपन 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स पॉइंट हटा रहा हूं। क्यों बेटा, यहाँ पे 45 है ना, इसको प्लस का 45 लिखूंगा, क्यों पावर ऊपर जाएगी। ठीक है, 6 टाइम्स पॉइंट हटाता हूं तो ये हो जाएगा 2.26779 into 10 टू दी पावर, क्योंकि 6 टाइम्स हटाया तो 45 में से 6 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 39। हमारा आंसर लगभग बराबर आ रहा है 2.3 और 2.4 into 10 टू दी पावर 39, है ना, ये अपनी वैल्यू आ रही है। ठीक, आपको कैलकुलेट करने को बोला। एक और चीज बोला है आपसे, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ये रेशियो आपको क्या बताता है, ये रेशियो आपको बता रहा है किसके किसके बीच का फोर्स। ये रेशियो आपको फोर्स का रेशियो बता रहा है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज्यादा होता है। याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। तो ये अपने को पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ गया। आई होप कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। कर दीजिए सब्सक्राइब, कीजिए लाइक, और मिलते हैं अपने बढ़िया से नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखेंगे फिर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा गुड डे एंड थैंक यू। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।